हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जोमाक्सा क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सिटीजनशिप। तो देखिए, अपन अपनी पॉलिटी की सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देख रहे हैं और उसके पार्ट 2 में आ चुके हैं, जो कि है सिटीजनशिप। तो अभी तक अपन ने क्या क्या देखा उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था, इंडिया को गवर्न करने के लिए दो मेजर कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होती है। पहला मेजर कंपोनेंट क्या है? अपनी किताब, अपना फंडामेंटल लॉ या सुप्रीम लॉ, जिसमें रूल्स, रेगुलेशन, ऑब्जेक्टिव दिए हैं भारत को गवर्न करने के। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो अपनी होली बुक है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अपन देख चुके हैं। फिर मैंने आपको बताया था इस किताब के क्या बेसिक या साइलेंट फीचर्स हैं, वो देख चुके हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस किताब में जो अपनी होली बुक है, फंडामेंटल लॉ, इसमें अमेंडमेंट कैसे किया जा सकता है, उसका पावर पार्लियामेंट के पास है। लेकिन अमेंडमेंट का क्या है, एक एक्सेप्शन है, जो कि है केशवानंदा भारती जजमेंट केस में निकल कर आया था, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस पे अपना डिस्कशन हो चुका है। फिर अपन ने किताब को पढ़ना शुरू किया, एक तरीके से अपने सुप्रीम लॉ को पढ़ना शुरू किया। तो सबसे पहले अपन ने इंडेक्स देखा, और इंडेक्स को क्या नाम दिया था? प्रेम्बल नाम दिया था। उसके बाद अपन ने चैप्टर 1 देखा, जिसको अपन ने पार्ट 1 बोला। पार्ट 1 क्या था? वो ये बताता था कि अपनी कंट्री का नाम क्या है, अपनी कंट्री की पॉलिटी कैसी है। जैसे मैंने आपको बताया, अपन अमेरिका के जैसे फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, अपन यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। फिर उसके बाद अपन ने अंदर आर्टिकल 1 to 4 देखे थे, रीएडजस्टमेंट ऑफ इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेट देखे थे। उसमें मैंने आपको बताया थे बहुत सारी चीजें कि कैसे अपने यहाँ स्टेट का क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। तो इस तरीके के सारे डिस्कशन हो चुके हैं, और आपने नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी में आप सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेक्चर प्लान बता देता हूं। मैं आपको पहले सिटीजनशिप का मतलब बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सिटीजनशिप में आर्टिकल 5 से 11 के बीच में आते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 सारे आर्टिकल्स पे अपन डिस्कस करेंगे। उसके बाद आगे चल के अपन बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के, जैसे अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट आया था 2019। फिर एनआरसी के बारे में बात करेंगे, पीआईओ के बारे में बात करेंगे, ओसीआई के बारे में बात करेंगे, और बीच बीच में कुछ प्रीलिम्स फैक्ट भी बताते चलूंगा। कुछ मेंस में जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इस तरीके से अपना लेक्चर कंप्लीट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये इंडिया है। इंडिया है, अब इंडिया में क्या है, दो तरीके के लोग रहते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के। जैसे आपका घर है, तो आपके घर में आपके मेंबर्स, मतलब आपके माता पिता, भाई बहन जो रहते हैं, एक तरीके से समझ लीजिए कि वो उस घर के क्या है, सिटीजन है ना। और फॉर एग्जाम्पल यदि मान लीजिए बाहर से आपके यहाँ कोई मेहमान आता है, तो उनको आप नॉन सिटीजन बोल सकते हैं। जैसे कि यदि आपको मालूम है अपन भारत है, अपन इंडिया है, तो इंडिया में आप में जो है यहाँ पे जो रहते हैं, जिनके पास भारत का आइडेंटिटी कार्ड है, वो भारत के सिटीजन कहलाएंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल यदि ब्रिटेन से, अमेरिका से कोई पर्सन आता है और भारत में क्या करता है, कंपनी डालता है, प्रोडक्शन करता है, पैसे कमाता है, या भारत पे जॉब करता है, या वहां के जो एम्बेसडर आते हैं, वो सब नॉन सिटीजन कहलाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने दो दो कैटेगरी में वर्गीकृत कर दिया। एक है सिटीजन ऑफ इंडिया, एक है नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। अब सिटीजन ऑफ इंडिया को जो बारे में जो जानकारी है, वो अपन को पार्ट 2 में दी गई है। उसमें भी आर्टिकल 5 से 11 के बीच में क्या है, प्रावधान किए गए हैं जो डील करते हैं विद द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। और सिटीजनशिप का क्या मतलब होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया, आपका आपके घर के साथ जो रिलेशन है, उसी तरीके से आपका भारत के साथ जो रिलेशन है, वो सिटीजनशिप के माध्यम से ही सिग्निफाई किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है। तो आप यहाँ पे रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा। अब इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल इंडिया में अपन हो गए सिटीजन्स, और बाहर से लोग आए, तो जो बाहर से लोग आते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं, और जो बाहर से लोग आते हैं उनको एलियंस कहा जाता है। तो यहां आप देख सकते हैं दो टाइप के लोग हो गए, सिटीजन्स और एलियंस। अब एलियंस भी दो तरीके के होते हैं। एक जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन, यूएस, रूस से कोई आता है मान लीजिए, तो जिनके साथ अपने रिलेशन कैसे हैं, कॉर्डियल है, तो उनको अपन कैसे कहेंगे, फ्रेंडली एलियंस कहेंगे। लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यदि पाकिस्तान से कोई आता है, तो अपन उसको एनिमी एलियंस कहेंगे, क्योंकि उनके साथ अपने रिश्ते उतने अच्छे नहीं है, अपने रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? सिटीजनशिप से बेसिकली क्या पता चलता है? तो एक तरीके से आप देखिए कि आपके घर में, जैसे मैंने बताया, आप उस घर के सिटीजन हैं, तो इससे ये पता चलता है कि उस घर में का आदमी कौन है और घर के बाहर का व्यक्ति कौन है। इसी तरीके से सिटीजनशिप ये बताता है कि कौन सिटीजन है और कौन नॉन सिटीजन है। तो ये नॉन सिटीजन को एक्सक्लूड करता है कहीं ना कहीं। अब आप रीड करेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं एलियंस। जैसा मैंने आपको बताया, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। जिन कंट्री के साथ अपने कॉर्डियल रिलेशन है, मैंने बताया आपको, जैसे वो फ्रेंडली हो जाएंगे, जिनके साथ अपने रिलेशन कॉर्डियल नहीं है वो एनिमी हो जाएंगे। अच्छा, इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ेगा? तो देखिए, यदि आप भारत के सिटीजनशिप है तो आपके पास ज्यादा राइट्स होंगे एज कंपेयर टू फ्रेंडली एलियंस, और फ्रेंडली एलियंस के पास क्या होंगे, ज्यादा राइट होंगे एज कंपेयर टू एनिमी एलियंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको मालूम होगा, अभी आगे बात करूंगा मैं, और अगला जो पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो जो आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30 है,
वो क्या बोलते हैं, एलियंस के लिए नहीं होते, वो सिर्फ सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए होते हैं। जबकि बचे हुए थोड़े से आर्टिकल फ्रेंडली एलियंस के लिए होते हैं, और फ्रेंडली एलियंस के जो लिए मान लीजिए जो भी आर्टिकल्स हैं या जो भी उनको सुविधा है, उससे कम सुविधा किसके लिए होती है, एनिमी एलियंस के लिए होती है। तो आप यहाँ पे रीड करेंगे, जैसे आर्टिकल 22 है, तो ये एनिमी एलियंस को प्रोवाइड नहीं किया गया है, इनका प्रिवेंटिव डिटेंशन हो सकता है। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पता चलता है कि अपराध कर सकता है, अभी किया नहीं, कर सकता है, तो कर सकने की गुंजाइश के आधार पर उसको क्या अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बारे में अपन डिटेल से पार्ट 3 में पढ़ेंगे, तो अब आप ये रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए तो अब आगे बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट है। तो देखिए सिटीजनशिप जो है वो किस में आता है, तो यूनियन लिस्ट में आता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सिटीजनशिप। तो वो बोल देगा इट इज लिस्टेड इन यूनियन लिस्ट, तो आपको ध्यान रखना ये राइट है। स्टेट लिस्ट बोलेगा तो वो गलत है। फिर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सिटीजन जो वर्ड है, टर्म है, वो नहीं डिफाइन किया गया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको यूपीएससी लिख के दे देगा सिटीजन, द टर्म सिटीजन इज डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वो डिफाइन नहीं किया गया है। फिर आप यहाँ पे देखेंगे आर्टिकल 5 से 11 के बीच में दिया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि सिटीजनशिप के बारे में, और ये सिटीजनशिप के बारे में जो डिफाइन किया गया है ये तब किया गया है जब भारत क्या हुआ, आजाद हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय किन किन को सिटीजनशिप दी जानी है एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सिर्फ उसके बारे में बात करता है, ना कि अब आगे चल के किसी की सिटीजनशिप कैसे लेनी है या छीननी है और कैसे किसी को सिटीजनशिप प्रोवाइड करनी है। इसका जो पावर दिया था वो पार्लियामेंट को दिया था, और पार्लियामेंट ने उसके बाद बहुत सारे क्या किया, अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन में, और इसके जो एक्वायर और टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप के बारे में बहुत सारे क्या है प्रावधान किए गए बाय द अमेंडमेंट। तो अभी अपन आगे उसको डिस्कस करेंगे। तो देख लीजिए, जैसे क्या बोलते हैं, फॉर एग्जांपल 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, अपना जो संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, और उस समय ही लागू हो गए थे कुछ प्रावधान। तो उन कुछ प्रावधान में जो 26 नवंबर 1949 को हुए थे उसमें सिटीजनशिप आता है, जबकि बचे हुए प्रावधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे। तो आपको ये याद रखना है, आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि जो सिटीजनशिप है उनको ज्यादा राइट्स दिए गए एज कंपेयर टू एलियंस। तो सिटीजन जो है भारत के, सिर्फ उन्हीं को जो राइट अवेलेबल है, जो बाकी बाहर के नागरिकों को अवेलेबल नहीं है, तो वो यहाँ पे दिए गए। जैसे आर्टिकल 15 है, तो आगे अपन फंडामेंटल राइट में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव का निषेध करता है। अभी आगे पढ़ेंगे अपन की, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिलीजन के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट के आधार पर, इन सब के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, और भेदभाव नहीं करने से क्या होगा, भारत में यूनिटी इंटीग्रिटी आती है। अभी आगे अपन सब पे डिस्कस करेंगे। फिर 16 आर्टिकल जो है वो भी सिर्फ भारतीयों को उपलब्ध है, सिटीजन ऑफ इंडिया को उपलब्ध है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी है, किसको, सिटीजन्स ऑफ इंडिया को। फिर 19 में देखेंगे आप, 29 को देखेंगे, 30 को देखेंगे। तो इस तरीके से भी अपन आगे सारे आर्टिकल पे डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल हैं जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को सिर्फ मिले हुए हैं, या जो कौन कौन से प्रिविलेजेस हैं जो सिटीजन्स ऑफ इंडिया को मिले हुए हैं। आपको याद रखना राइट टू वोट, जैसे वोट करने का अधिकार भी अपनी लोगों को एक सर्टेन एज के बाद सबको, भारत के जितने भी नागरिक हैं वो वोट कर सकते हैं। इसी तरीके से राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन भी होता है, और बहुत सारी चीजें होती है, उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो देखिए क्या है, भारत के संविधान में पार्ट 2 में क्या दिया है, सिटीजन से रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस दिए हुए हैं कि कौन कौन से भारत के कौन कौन नागरिक हो सकते हैं, किस आधार पर हो सकते हैं, और कैसे भारत के नागरिक जो है उनकी नागरिकता छीनी जा सकती है, या नागरिकता या सिटीजनशिप से रिलेटेड अमेंडमेंट कौन कर सकता है, उनसे रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन कौन बना सकता है। तो ये सब अपने कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में दिए गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं आर्टिकल 5 की। तो देखिए जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उस आधार पर बताया गया कि भारत का नागरिक कौन होगा या भारत का सिटीजन कौन होगा। तो ऑल दूज डोमिसाइल्ड एंड बॉर्न इन इंडिया वेयर गिवन सिटीजनशिप। तो जिनके पास उस समय क्या है, भारत की नागरिकता थी, डोमिसाइल थी, या भारत में वो पैदा हुए थे, तो बॉर्न हुए थे, तो उस आधार पे दिया जा सकता है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक और कंडीशन है, जब उनको डोमिसाइल है लेकिन वो भारत में बॉर्न नहीं हुए, तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में यदि उनके माता या पिता में कोई एक भारत में बॉर्न हुआ हो तो उस आधार पर दिया जा सकता है। और यहाँ पे आप देखेंगे यदि कोई 5 साल से क्या है, भारत में ऑर्डिनरी रेसिडेंट की तरह इसके से रह रहा है, तो वो अप्लाई कर सकता है किसके लिए, सिटीजनशिप के लिए। तो आप ये रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 6 की। तो देखिए क्या हुआ, जब मान लीजिए फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ, तो कुछ लोग तो भारत में ही रह गए, तो उनको भारत में कैसे दिया जाना उसके बारे में आर्टिकल 5 ने बात कर ली। लेकिन क्या हुआ, जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग जब विभाजन हुआ तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए, माइग्रेट कर गए, कहाँ, पाकिस्तान से इंडिया। तो अब उस केस में उनको कैसे नागरिकता प्रदान की जाएगी, सिटीजनशिप कैसे प्रदान की जाएगी, उसके बारे में ये बात करता है। तो देखिए यहाँ लिखा है, जो प्रियर टू जुलाई 1949 को आए थे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएंगे, इंडियन सिटीजन बन जाएंगे, यदि उनके वन ऑफ हिज पेरेंट और एंसेस्टर वाज बोर्न इन इंडिया। और लेकिन जो इस डेट के बाद आए हैं तो उनको क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा। तो आप यहां पे रीड कर सकते हैं, या हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब अपन आर्टिकल 7 में बात करते हैं। तो देखिए मैंने जैसे आपको बताया फॉर एग्जांपल ये पूरा भारत था, फिर भारत में क्या हुआ, डिवीजन हुआ, तो ये पाकिस्तान बन गया और ये इंडिया बन गया। अब इंडिया में जो इंडिया में रह गए उनके बारे में आर्टिकल 5 ने बात कर ली, जो पाकिस्तान से इंडिया क्या माइग्रेट कर गए उनके बारे में आर्टिकल 6 ने बात कर ली। अब कुछ लोग क्या थे जो इंडिया से पाकिस्तान गए और फिर वापस इंडिया आ गए, इंडिया से पाकिस्तान गए और रिटर्न कर गए इंडिया में, तो उनके बारे में आर्टिकल 7 बात करता है। तो देखिए इसमें बताया गया है, डेट बताई गई आफ्टर मार्च 1 मार्च 1947 जो आ गए थे, बट सब्सिक्वेंटली रिटर्न ऑन रीसेटल परमिट्स वेयर इंक्लूडेड विद इन द सिटीजनशिप नेट। तो इसके अंतर्गत वो आ जाएंगे, आप रीड करेंगे आपको समझ जाएगा, है ना, और ये इसको भी आप रीड कर लीजिएगा। तो आपको ये सारे प्रावधान जरूर से रीड कर लेने हैं, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं अपन आर्टिकल 8 की। तो देखिए आर्टिकल 8 अब किस बारे में, अब देखिए अपन ने सारी बात कर ली, इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इंडिया में जो रह गया उनके बारे में आर्टिकल 5, फिर इंडिया से पाकिस्तान से जो इंडिया आ गया उसके बारे में 6, फिर इंडिया से पाकिस्तान चले गए और वापस इंडिया आ गए उनके बारे में 7। लेकिन अब सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान थोड़ी है, पूरे विश्व में और भी सारी कंट्रीज हैं। तो जो इंडिया के इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रह रहे हैं, जो भारत के नागरिक नहीं है वो भारत से बाहर रह रहे हैं, तो उनके यदि बच्चों को भारत की सिटीजनशिप चाहिए तो उसके लिए क्या प्रावधान होंगे, तो उसके बारे में आर्टिकल 8 बात करता है। तो देखिए बता दिया कि एनी पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, जो भारत से बाहर रह रहा है और बॉर्न इन इंडिया और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को रजिस्टर्ड एज इंडियन सिटीजन विद इंडियन डिप्लोमेटिक मिशन। तो देखिए बता दिया गया है यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति जो भारत से बाहर रह रहा है और वो भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स में कोई भारत का सिटीजन होना चाहिए। तो फिर उनको वहां के जो डिप्लोमेट्स हैं, अपने यहाँ के जो भारत की जो वहां पे एम्बेसी होगी, वहां जो डिप्लोमेट्स है उनके पास जाके रजिस्टर कराना पड़ेगा। तो आप ये रीड करेंगे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जनरल नॉलेज के लिए और थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है तो आपको सही करने की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं आर्टिकल 9 की। देखिए आर्टिकल 9 ये बोलता है, जैसे फॉर एग्जांपल यदि कोई इंडिया का सिटीजन है और उसने क्या किया, मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, उनने ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले ली। कहाँ की सिटीजनशिप ले ली, ब्रिटेन की। उनके पास इंडिया की सिटीजनशिप थी और उनने ब्रिटेन की सिटीजनशिप ले ली, तो उस केस में क्या होगा, उनकी इंडिया की सिटीजनशिप क्या हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट चलता है, भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है जो कि अमेरिका में है। तो भारत में एक व्यक्ति के पास एक ही सिटीजनशिप होनी चाहिए, जबकि मिस्टर ए के पास क्या है, दो है, और उन्होंने ब्रिटेन की ले ली, इसलिए उनकी भारत की क्या हो जाएगी, अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वॉलेंट्री एक्वायर्ड की उनने यदि फॉरेन स्टेट की, तो उनकी नो लॉन्गर रह जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप। और ये किस लिए किया जाता है सिंगल सिटीजनशिप, तो सिंगल सिटीजनशिप से कहीं ना कहीं क्या होता है, इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और फ्रेटर्निटी को बढ़ावा मिलता है। क्यों, फॉर एग्जाम्पल यदि आप मान लीजिए एक भारत जैसे अमेरिका के अंदर बहुत सारे स्टेट और हर स्टेट की अपनी क्या है, सिटीजनशिप है, तो इससे क्या होता है, उनमें आपस में क्या होता है, मतभेद उत्पन्न होते हैं, भेदभाव उत्पन्न होते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिससे उनके बीच में क्या यूनिटी कमजोर होती है। लेकिन भारत में आज, भारत में मान ली यूपी का बंदा नीचे साउथ में जाके रह सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं, तो इससे भाईचारा बढ़ता है ना। तो इस तरीके से आर्टिकल 9 का आपको यूज कहां करना है, मेंस आंसर राइटिंग में करना है। जब भी आपको मेंस आंसर राइटिंग में यूनिटी और इंटीग्रिटी या फेटर्निटी से रिलेटेड कुछ आता है तो एग्जांपल के तौर पे आप आर्टिकल 9 को यूज कर सकते हैं। फिर अपन आर्टिकल 10 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इंडिया का सिटीजन है, मान लीजिए कोई, फॉर एग्जांपल यदि मिस्टर ए को इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई है ना, अब इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई तो उनकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो पार्लियामेंट के लॉ के अंदर रहेगी, मतलब पार्लियामेंट जैसे जैसे लॉ बनाएगा उस हिसाब से उनकी सिटीजनशिप बनी रहेगी। जैसे अपन लोग की भी जो सिटीजनशिप है वो पार्लियामेंट के लॉ के अंतर्गत रहती है, पार्लियामेंट उसमें चाहे तो चेंजेस कर सकता है। तो ये आर्टिकल 10 इसी से बात करता है। और ये जो पावर है जो यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं, फिर ये जो पावर है कि पार्लियामेंट कर सकता है, ये इनको कहां से मिला है कि पार्लियामेंट ही जो है सिटीजनशिप में क्या कर सकता है, उसमें अमेंडमेंट कर सकता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। तो उसको आर्टिकल 11 से ये पावर मिलता है कि वो सिटीजनशिप को रेगुलेट कर सकता है, उसके लिए लॉ बना सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, या हिंदी में भी आप देख सकते हैं। चलिए तो अब अपन एक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि जो अपना सिटीजनशिप है पार्ट 2 है, इसमें अमेंडमेंट कब कब हुआ। तो मैंने जैसा आपको आर्टिकल 11 में बताया कि अमेंडमेंट का पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। और मैंने आपको अमेंडमेंट चैप्टर जो है इससे पहले पढ़ा चुका, तो आप जाके जरूर देखिएगा, वहां पे सारा प्रोसीजर और सारी चीजें दी गई हैं। तो आप देखिए पार्लियामेंट के पास पावर है, तो पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 को क्या किया था, पास किया था। और ये एक्ट किस बारे में बात करता है, तो ये एक्ट बताता है कि भारत में यदि किसी को भारत की सिटीजनशिप एक्वायर्ड करनी है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं, क्या वेज हो सकते हैं। उसी तरीके से यदि किसी की जो अपनी सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट करना है तो उसके क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखिए इसमें बताया कि 4 तरीके से कोई भी व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता को या सिटीजनशिप को एक्वायर्ड कर सकता है, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन और बाय नेचुरलाइजेशन। और एक और तरीका होता है जब फॉर एग्जांपल यदि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कोई टेरिटरी करते हैं, अपन किसी बाहर की टेरिटरी को भारत में शामिल करते हैं, तो उस तरीके से भी क्या होता है, सिटीजनशिप दी जा सकती है। उसके बारे में भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बाय बर्थ, या हिंदी में भी आप देख सकते हैं।
तो बाय बर्थ, तो देखिए यहाँ पे डेट दी गई है कि बॉर्न ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर द अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इस डेट के बीच में यदि कोई व्यक्ति भारत में क्या है, भारत की सिटीजनशिप लेना चाहता है और वो यदि भारत में क्या हुआ है, कहीं ना कहीं बॉर्न हुआ है इस डेट के बीच में, और उसके जो माता पिता में से कोई एक भारत का सिटीजन है, तो वो बाय बर्थ क्या हो जाएगा, भारत का नागरिक हो जाएगा। इसी तरीके से अब आप पूछेंगे कि 2003 तक की डेट है, 2003 के बाद क्या होगा, तो 2003 के बाद क्या होगा, यदि उसको भारत का नागरिक बनना है और वो भारत में बॉर्न हुआ है, ये अपन बाय बर्थ देख रहे हैं, उसका ये जन्म कहां हुआ है, भारत में हुआ है, और उसके माता और पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन जो यदि मान लीजिए माता जो है वो भारत की नागरिक है, तो जो पिता है वो क्या, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो चलिए एक और चीज बताता हूं मैं आपको, देखिए दो तरीके के होते हैं, एक होते लीगल माइग्रेंट, एक होते इलीगल माइग्रेंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया इंडिया में क्या है, इंडिया में अपन लोग हैं, अपन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, अपनी एक आइडेंटिटी और अपना स्टेट के साथ रिलेशनशिप कौन बताती है, अपनी सिटीजनशिप बताती है, तो अपने पास क्या है, सिटीजनशिप है। अब बाकी जो लोग हैं जिनके पास भारत की सिटीजनशिप नहीं है, तो वो नॉन सिटीजन कहलाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ब्रिटेन का व्यक्ति रह रहा है, कोई अमेरिका का व्यक्ति रह रहा है। तो अब नॉन सिटीजन में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते लीगल माइग्रेंट और एक होते इलीगल माइग्रेंट। लीगल माइग्रेंट मतलब जिनके पास अपने देश की आइडेंटिटी है, वो आप पूछेंगे तो वो आपको शो कर देंगे हम इस देश के नागरिक है और ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल पासपोर्ट एक तरीके से आइडेंटिटी कार्ड के तौर पे कार्य करता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो भारत में क्या हुआ है, अवैध प्रवासी, इलीगल माइग्रेंट है, उनके पास ना भारत का आइडेंटिटी कार्ड है ना किसी दूसरे देश का आइडेंटिटी कार्ड है, वो क्या हुआ, भारत में धीरे से आ गए हैं, तो इस तरीके से वो इलीगल माइग्रेंट हो जाते हैं। तो इस इधर पे आप रीड करेंगे तो इस डेट के बीच में यदि आपको भारत का नागरिक बनना है बाय बर्थ, तो आपको बॉर्न होना पड़ेगा और आपके माता या पिता में से कोई एक क्या होना चाहिए, इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। लेकिन आप दूसरी कंडीशन देखेंगे 2003 के बाद की, तो उसमें यदि आपको भारत का नागरिक बनना है तो आपके माता या पिता में कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, और जो भारत का नागरिक है उसके अलावा दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए। तो आप यहां रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए अब अपन बाय रजिस्ट्रेशन देखते हैं। जैसा कि देखिए मैंने आपको बताया थी भारत की सिटीजनशिप चाहिए, तो उसका एक और तरीका है बाय रजिस्ट्रेशन। बाय रजिस्ट्रेशन में कुछ कंडीशंस है जिसको आपको देखना है। तो देखिए मान लीजिए कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, पीआईओ क्या होता है, तो अभी अपन लेक्चर के आखिरी में डिटेल में डिस्कस करेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया क्या होते हैं, उन सब के बारे में बात की जाएगी। अभी मान लीजिए कोई पर्सन है इंडियन ओरिजिन का, है ना, और वो भारत में 7 साल से क्या रह रहा है, अब 7 साल से वो भारत में रह रहा है, अब वो अप्लाई कर रहा है काय के लिए, रजिस्ट्रेशन के माध्यम से इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त करने के लिए। तो 7 साल का यदि उसने रह लिया तो वो अप्लाई कर सकता है। बस ये कंडीशन है कि वो अनडिवाइडेड इंडिया का नहीं होना चाहिए, अनडिवाइडेड इंडिया के बाहर का होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मालूम है जब भारत का विभाजन हुआ तो अपना पाकिस्तान हो गया और पूर्वी पाकिस्तान हो गया जो आज बांग्लादेश है, तो उसका व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ब्रिटेन का, अमेरिका का, फ्रांस का, कहीं का भी व्यक्ति हो सकता है। अगली कंडीशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति ने भारत के किसी नागरिक से क्या कर लिया है, विवाह कर लिया, मैरिड टू इंडियन सिटीजन, और विवाह करने के बाद 7 साल से क्या है भारत में रह रहा है, तो वो भी अप्लाई कर सकता है बाय रजिस्ट्रेशन इंडियन सिटीजनशिप के लिए। और माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन वो आर सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भी क्या कर सकते हैं, भारत में नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इन माध्यम से उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब अपन बात करते हैं बाय डिसेंट। बाय डिसेंट की क्या कंडीशन है, तो देखिए 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच में यदि कोई व्यक्ति क्या हुआ है, बॉर्न हुआ है, कहां, आउटसाइड इंडिया। याद रखिएगा सबसे पहले कंडीशन थी बाय बर्थ, उसमें जो बॉर्न हो रहा था वो इंडिया के अंदर हो रहा था, लेकिन क्या हो रहा है, ये इंडिया के बाहर, मान लीजिए इंडिया, तो इंडिया के बाहर कोई देश में क्या हो रहा है, व्यक्ति बॉर्न हो रहा है ना, तो वो यदि वहां बॉर्न होता है और उनके जो फादर है वो यदि इंडियन सिटीजन है तो उसको सिटीजनशिप मिल सकती है बाय डिसेंट। लेकिन फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 10 दिसंबर 1992 के बाद क्या कंडीशन अप्लाई होगी, तो उस केस में क्या है, अभी देखिए फादर इंडियन सिटीजन होना था, अगली कंडीशन में आइदर ऑफ पेरेंट्स क्या है, इंडियन सिटीजन हो सकते हैं। मान लीजिए माता या पिता में कोई भी इंडिया का सिटीजन है और वो व्यक्ति यदि भारत के बाहर जन्म ले रहा है तो वो बाय डिसेंट भारत की नागरिकता ले सकता है। ये प्रावधान क्यों चेंज किया होगा, फॉर एग्जाम्पल तो मान लीजिए कि जेंडर इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है, तो हर जगह क्या लिखा था, फादर इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो ये जेंडर इनइक्वलिटी को दर्शा रहा था, इसलिए शायद क्या किया होगा, इसमें अमेंडमेंट किया गया होगा। यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं बाय नेचुरलाइजेशन। तो देखिए नेचुरलाइजेशन की कंडीशन क्या है फिर से, तो देखिए 12 साल क्या होना चाहिए, भारत में रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति को बाय नेचुरलाइजेशन इंडिया की सिटीजनशिप चाहिए तो उसको 12 साल भारत में रहना चाहिए। अब 12 साल की कंडीशन में क्या है, जब वो अप्लाई कर रहा है उसके जस्ट पहले 1 साल लगातार रहना चाहिए, और उसके पहले वो कितने ही साल रहा हो उसमें से एग्रीगेट मिला के 11 साल आना चाहिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और सेकंड कंडीशन है कि वो सारी क्वालिफिकेशन फुलफिल करना चाहिए जो थर्ड शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट दी गई है। तो आपको आई होप समझ आया होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए 23 साल कोई व्यक्ति रहा, उसने अप्लाई किया बाय नेचुरलाइजेशन, तो 23 साल में से 1 साल लगातार अप्लाई करने से पहले रहा होगा, अब बचे 22 साल, 23 में से 1 गया तो 22। अब इन 22 साल में से वो मान लीजिए जिस देश का है वहां आता जाता रहा हो, तो आता जाता रहा और भारत में जितना भी रहा तो एग्रीगेट निकालेंगे तो 11 साल आना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं, यहां आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं अगला। देखिए तो मैंने आपको बताया एक्वायर्ड करने की 4 कंडीशन थी, चारों कंप्लीट हो गई। अब अपन एक और कंडीशन है जो जिसके माध्यम से सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दी जा सकती है, वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जब अपन ने फ्रेंच कॉलोनी पौंडीचेरी को भारत का भाग बनाया था, तो पार्लियामेंट ने एक ऑर्डर निकाला था और उस ऑर्डर के माध्यम से वहां के नागरिकों को कह दी थी भारत की सिटीजनशिप प्रदान की थी। तो यही बता रहा है कि जब अपन किसी टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या पार्लियामेंट जो है अपने लॉ के माध्यम से या कोई ऑर्डर निकाल के एक डेट के माध्यम से एक बता देती कि इस डेट के बाद से जितने भी यहाँ लोग रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो आप इसको रीड करेंगे तो समझ जाएगा, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए तो अपन टर्मिनेशन की बात करते हैं। तो देखिए अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया। जैसे फॉर एग्जांपल यदि इंडिया है तो इंडिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक सिटीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप हम हैं जो इंडिया के सिटीजन है, जिनके पास इंडिया का पासपोर्ट है, जिसके पास इंडिया का आधार कार्ड है। तो जो व्यक्ति लॉ के माध्यम से रेगुलेट होकर जिसको लीगल तरीके से क्या है भारत की सिटीजनशिप मिली है, तो एक होगा सिटीजन। दूसरे होते हैं नॉन सिटीजन, जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटेन, यूके, सॉरी ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इस तरीके के वहां के जो नागरिक अपने यहाँ रह रहे हैं, अपने यहाँ काम कर रहे हैं, उनके पास वहां की सिटीजनशिप है, तो वो अपने यहाँ नॉन सिटीजन हो गए। अब उनमें भी कुछ लीगल होते कुछ इलीगल होते, इस तरीके की सारी बातें हो गई हैं। अब मैंने आपको बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन का कमेंसमेंट हो रहा था, उस समय बताया गया था भारत का विभाजन के समय कि भारत का नागरिक कौन होगा और कौन नहीं होगा। लेकिन आगे चल के कैसे भारत की नागरिकता एक्वायर्ड करनी और कैसे भारत की नागरिकता टर्मिनेट होगी, इसका पावर दिया था पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट ने बनाया था सिटीजनशिप एक्ट 1955। तो इसमें बताया गया कि एक्वायर्ड कैसे होगा। तो एक्वायर्ड 4 तरीके से होगा, वो मैंने आपको बता दिया, उसकी कंडीशन बता दी जो आपको रीड कर लेनी है। उसके बाद फिर एक और तरीका था इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, उस पर भी बात हो गई। अब अपन टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं कि भारत की नागरिकता समाप्ति किस तरीके से होगी। तो 3 तरीके से हो सकती है। बाय रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब क्या होता है, जैसे उसमें भी कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, यदि कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है वो अपने होशो आवास में या फुल एज एंड कैपेसिटी में डिक्लेयर कर देता है कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूं, तो उसकी नागरिकता रजिस्ट्रेशन जब हो जाएगा, उसका डिक्लेयर हो जाएगा, उसके बाद चली जाएगी। तो आपको रीड कर लेना है। लेकिन मान लीजिए वॉर की कंडीशन में ऐसा कोई व्यक्ति है, वो लिख के देता है या वो लिख के देता है रजिस्ट्रेशन के समय वॉर के टाइम पे कि मैं भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूं, तो उस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस पर होल्ड पे डालेगी और बाद में उस पर निर्णय लेगी कि क्या करना है उसकी नागरिकता का। तो इस तरीके से रिनंसिएशन के माध्यम से भी आपकी नागरिकता छोड़ी जा सकती है। और मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने भारत की नागरिकता छोड़ दी, तो जो उसके माइनर बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने भारत की नागरिकता को क्या कर दिया, बाय रिनंसिएशन त्याग दिया, तो उसके जो बच्चे हैं जो माइनर है, उनकी नागरिकता भी अपने आप चली जाएगी। लेकिन वो बच्चे 18 साल से जब बड़े हो जाएंगे तो वापस से इंडियन सिटीजनशिप को रिज्यूम कर सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। सेकेंड कंडीशन इज टर्मिनेशन। तो भारत की नागरिकता को त्यागने की दूसरी कंडीशन क्या है, उसका नाम है टर्मिनेशन ही है। क्या करते हैं इस केस में, जैसे मैंने आपको बताया मिस्टर ए यदि ब्रिटेन की क्या करते हैं नागरिकता ले लेते हैं, सिटीजनशिप ले लेते हैं, और उनके पास भारत की भी सिटीजनशिप थी, तो उनकी भारत की सिटीजनशिप अपने आप क्या हो जाएगा, चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, क्योंकि अपने यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। फिर अपन बात करते हैं बाय डेप्रीवेशन। तो बाय डेप्रीवेशन में कुछ कंडीशन है जिसके माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको निकाल सकती है, उनकी सिटीजनशिप खत्म कर सकती है। क्या, यदि उनने फ्रॉड के माध्यम से ली हो सिटीजनशिप, उनने डिसलॉयल्टी शो करी हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति। जैसे मैंने आपको बताया भारत में 2 तरीके के लोग हैं कि सिटीजनशिप, एक है नॉन सिटीजनशिप। सिटीजनशिप कौन है, जो भारत के नागरिक हैं। जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया था, आप घर के नागरिक हैं, तो आपके अपने घर के प्रति कोई कर्तव्य होते हैं। इसी तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो सिटीजन है उनके कुछ क्या होते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज होती है कि आपको रिस्पेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको रिस्पेक्ट करना है नेशनल फ्लैग की। तो इसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति है जिसको सिटीजनशिप मिल गई थी लेकिन उसने डिसलॉयल्टी शो कर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रति, तो भी भारत सरकार क्या करेगी, उसको डेप्रीवेशन के माध्यम से उसकी सिटीजनशिप को खत्म कर देगी, समाप्त कर देगी। या जिसने अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्युनिकेट किया है एनिमी के साथ वॉर के समय पे, और ये सारी कंडीशन आपको पढ़नी है यहाँ पे, कि जिसने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के माध्यम से नागरिकता ली थी और नागरिकता उसको मिल गई, अब उसने नागरिकता मिलने के 5 साल के अंदर उसको 2 साल की जेल हो जाती है, तो उस केस में भी क्या होगा, उसकी नागरिकता चली जाएगी। और कोई भारत के बाहर जाता है और 7 साल तक भारत के बाहर ही रहता है ना, तो इस तरीके से भी भारत की नागरिकता चली जाएगी। तो ये आपको रीड जरूर कर लेना है, यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कुछ करंट अफेयर्स पे। अभी हाल ही में बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो चर्चा में थे और उनका रिलेशन काय से है, सिटीजनशिप से है, और इनके बारे में और डिटेल में भी डिस्कस किया जाएगा। बाद में मैं आपको पूरा एक टॉपिक बना के डिटेल में डिस्कस करूंगा। अभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ में मैं बता देता हूं। तो देखिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया था 2019। तो आपको मालूम है कि जो अमेंडमेंट बिल, अब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आया तो आपको समझ आ रहा होगा कि भारतीय संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, उसके माध्यम से कहीं ना ये सारी चीजें की जाती। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि कोई भी चीज अपने आसपास घटित हो रही तो भारत के किस आर्टिकल या
किस पार्ट से उसका रिलेशन है। आप मेंस में यदि ये आर्टिकल और पार्ट्स यूज करेंगे तो आपके जो नंबर है वो ज्यादा आएंगे और आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो अपन बात करते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019। तो देखिए इस बिल में क्या हुआ था, भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होता है, क्या होता है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। तो अमेंडमेंट करने के बाद 6 कम्युनिटीज थी, आपको ध्यान रखनी है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। और ये यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए हैं और भारत में लगातार रह रहे हैं, वहां से आके भारत में लगातार रह रहे हैं, और कब कंडीशन दी है, बिफोर 31 दिसंबर 2014। तो पहले क्या है, भारत में आके रहने के लिए कम से कम 11 साल की कंडीशन थी। यदि आपको भारत की नागरिकता लेना है तो इन देशों से आने के बाद कम से कम 11 साल रहना पड़ता था। लेकिन इसको कम करके कितना कर दिया भारत सरकार ने, 5 साल कर दिया। और इन लोगों को क्या कर दिया, सिटीजनशिप प्रदान कर दी, और इनको एक्सेम्प्ट भी कर दिया काय से, पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर एक्ट से। तो इसको लेके क्या हुआ कि प्रोटेस्ट चलने लगे, क्योंकि आसाम में क्या है, आसाम की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। आसाम में बांग्लादेश से, यहां से वहां से बहुत सारे क्या होते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं, और उनके रिसोर्सेज पे क्या होता है, कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है। उनके यहाँ पे क्या होता है, उनकी जॉब्स, इन सब चीजों को लेकर क्या होता है, बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट होता है, जिसके कारण वहां पे क्या होता है, प्रोटेस्ट होता है। तो इन चीजों को लेकर वहां पे प्रोटेस्ट हो रहा था। लेकिन भारत सरकार का अपना पक्ष क्या था, उन्होंने कहा कि जो ये लोग, जिनको हमने ये जो लोग दिए हैं 6 कम्युनिटीज के, इनको वहां पे क्या हो रहा था, ये माइनॉरिटी थे, वहां पे इनके साथ क्या हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, इनके साथ क्या हो रहा था, उत्पीड़न हो रहा था, इनके ऊपर क्या हो रहा था, कहीं ना कहीं रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा था, इनके ऊपर क्या हो रहा था, नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा था। इसलिए हमने इनको भारत में क्या किया, नागरिकता दी है। जबकि जो मुस्लिम है उनको देखिए, यहाँ 6 कम्युनिटी में मुस्लिम नहीं है, तो उनका कहना है जो मुस्लिम है वहां मेजोरिटी पे है, उनके साथ क्या कहीं ना कहीं जो है उत्पीड़न नहीं हो रहा, उनको नेगेटिव इंपैक्ट नहीं हो रहा। इसी आधार पर इन्होंने क्या क्या हुआ था, भारत में सिटीजनशिप प्रदान की थी। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब अपन बात करते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ये दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो गया। देखिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नाम में ही है, एक रजिस्टर बनाया जाएगा जिनमें सिटीजन्स की जानकारी होगी। और सिटीजन्स क्या होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। तो ये रजिस्टर 1951 में बनाया गया था, जनगणना जो हुई थी 1951 की, सेंसस, उसके बाद बनाया गया था। इसमें हर विलेज के, हर घर के व्यक्ति का क्या होता है, नंबर होता है, उनका नेम होता है, इस तरीके की जानकारी होती है। भारत के नागरिकों का एक तरीके से समझ लीजिए क्या है, लेखा जोखा है, उनका क्या है, रजिस्टर है। और इसको 1951 में एक बार पब्लिश किया गया था, बस एक बार। उसके बाद अब कहां, असम में मांग उठने लगी है फिर से एनआरसी बनाया जाए, और बनाई भी जा रहा है। और आपने देखा बहुत सारे लोगों को उस रजिस्टर के माध्यम से क्या किया है, बहुत सारे लोगों को नागरिकता दी गई और बहुत सारे लोग उससे छूट गए। तो उसको लेके कुछ ट्रिब्यूनल भी बनाए गए, फॉरेन ट्रिब्यूनल, जिसमें जाके वो अपनी दलील रख सकते हैं और वहां पे उनके जो कॉन्फ्लिक्ट है उनको सॉल्व किया जा रहा है। इन सब के बारे में अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे करंट अफेयर में, या अलग से मैं आपको एक पार्ट में समझा दूंगा। तो आप इसको रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा कि क्या चीजें दी गई हैं। तो आपको ये जरूर रीड कर लेना है। यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए तो अब अपन बात करते हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडियन डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, जो भारत के नागरिक थे, मतलब या कभी भारत में रहने वाले थे या भारत के नागरिक थे, वो भारत से बाहर चले गए और अब दूसरे देश की उन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली। तो अब उनकी भारत की नागरिकता जा चुकी है, लेकिन उनका क्या है, कहीं ना कहीं भारत से क्या अटैचमेंट है, भारत, उनकी रूट्स भारत से जुड़ी हुई है। तो इसी तरीके से क्या होता है, तीन इंडियन डायस्पोरा में तीन चीजें आती है, एक एनआरआई हो सकते हैं, एक पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकते हैं, एक ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकते हैं। तो देखिए एनआरआई कौन होते हैं, तो एनआरआई समझ लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल जो भारत के सिटीजन है, उनके पास अभी भी सिटीजनशिप कहां की है, इंडिया की है, लेकिन वो जॉब के लिए या फॉर एग्जांपल एजुकेशन के लिए भारत से बाहर चले गए किसी कारण से, और वहीं पे रह रहे हैं, वहीं पे अपनी जॉब कर रहे हैं, लेकिन उनकी सिटीजनशिप आज भी किसकी है, भारत की, और वो लौट के कहां जाएंगे, आगे जाके भारत में आ जाएंगे, तो उन्हें एनआरआई कहा जाता है। इसकी टेक्निकल टर्म में डेफिनेशन है, यदि एक साल में एक वित्तीय वर्ष में या एक फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन यदि कोई भारत से बाहर रहता है और वहीं पे काम करता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एनआरआई कहा जाता है। और इनको जो प्रिविलेज मिलती है वो सेम एज इंडियन सिटीजन मिलती है। जो मैंने आपको प्रिविलेज सारी इंडियन सिटीजन की बताई वही एनआरआई को मिलती है। वो वोट दे सकते हैं, जैसे अपन वोट दे सकते हैं, तो वो ई बैलेट के माध्यम से वहां से वोट दे देते हैं। वो क्या कर सकते हैं, उनको सारे वो बेनिफिट है जो भारतीयों को है। लेकिन पर्सन ऑफ इंडियन और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को मिला के क्या कर दिया, अब एक कार्ड बना दिया गया। पहले दोनों जो थे अलग अलग थे, तो अब इनको मिला के क्या है, एक कार्ड बना दिया गया। और इन दोनों को क्या होता है, यदि ये कार्ड ये ग्रहण कर लेते, कार्ड को होल्ड कर लेते, तो इनको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि ये इनको वीजा फ्री अराइवल मिल जाता है भारत में, है ना, पहले क्या था 15 साल की कंडीशन थी, अब हटा के क्या कर दिया, आजीवन फ्री, है ना, फुल लाइफ टाइम इनको वीजा फ्री अराइवल है। फिर उसके बाद यदि वो भारत आते हैं और किसी म्यूजियम में, हेरिटेज साइट में घूमने के लिए जाते हैं, तो उनकी पेमेंट की टिकट वही लगती है जो भारतीयों की लगती है। तो इस तरीके से इनको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं, और अपन कभी आगे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में अलग से टॉपिक में। तो अब आप यहाँ रीड करेंगे तो आपको समझ आएगा पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कौन होते हैं। तो मैं यहाँ पे इन कंट्री को छोड़ के कोई भी व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड होल्ड कर सकता है। फिर उनको पासपोर्ट वगैरह की जानकारी, फिर उनको मल्टीपल एंट्री मिलती है। जो 15 साल थी, अब मैंने आपको बताया अमेंडमेंट के माध्यम से 2015 में आजीवन कर दिया गया, फुल लाइफ टाइम, और इनको कोई सेपरेट वीजा नहीं लगता है। तो ये सारी चीजें आपको रीड कर लेनी है, यहाँ आप हिंदी में भी देख सकते हैं।
अब अपन बात करते हैं ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये भी मैंने बताया, जैसे अब मर्ज करके एक कार्ड बन गया, लेकिन पहले ये भी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते थे। तो कौन होते थे, उनकी कंडीशन दी हुई है। मैंने आपको बताया पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर कोई भी व्यक्ति ये कार्ड होल्ड कर सकता है जो भारत के बाहर का है। फिर मैंने बता दिया कि कहीं ना कहीं पीआईओ और ओसीआई कोई सिटीजनशिप नहीं है इंडिया के, उनको एक बेनिफिट मिला हुआ है ना, याद रखना आपको, वो इंडिया के सिटीजन नहीं है। इंडिया का सिटीजन कौन था, एनआरआई था, अपन है। लेकिन कोई भी ओसीआई और पीआईओ कार्ड होल्डर कभी भी इंडिया का सिटीजन नहीं है, क्योंकि इंडिया में डुअल सिटीजनशिप चलती ही नहीं है। फिर उनको यहाँ पे दिए बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं, जिन पे मैंने डिस्कस किया है, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब अपन क्विक रिवीजन मार के अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया सिटीजनशिप क्या होती है। तो जैसे मैंने आपको घर का एग्जांपल दिया, तो फॉर एग्जांपल अपन भारत के लोग, भारत के सिटीजन है, और अपने को क्या है, लॉ के माध्यम से किसी लीगल तरीके से है ना, पार्लियामेंट ने या अपनी भारत सरकार ने अपन को एक आइडेंटिटी कार्ड दे रखा है, जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, इसके माध्यम से। तो सिटीजनशिप कहीं ना कहीं एक रिलेशन शो करता है बिटवीन अ स्टेट एंड अ सिटीजन ऑफ कंट्री। तो इस तरीके से हो जाएगा। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि सिटीजनशिप के आर्टिकल्स कौन कौन से, 5 से 11 आर्टिकल तक बात करी। उसमें मैंने बताया कि कौन भारत का नागरिक था, कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय बॉर्न हुआ था, उस आधार पर। फिर मैंने बताया कुछ पाकिस्तान चले गए थे, फिर पाकिस्तान से आ गए थे, तो इस आधार पर अपन ने सारी चीजें बात करी। फिर अपन ने बताया सिटीजनशिप में क्या है, कहीं ना कहीं पावर किसको दिया अमेंडमेंट का, पार्लियामेंट को दिया है, और पार्लियामेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 पारित किया। उसके माध्यम से मैंने आपको बताया कि कैसे कोई भारत की नागरिकता को एक्वायर्ड कर सकता है या टर्मिनेट कर सकता है, वो सारी कंडीशन पढ़ी अपन ने। उसके बाद लास्ट में अपन ने देखे कुछ करंट अफेयर, जिसमें मैंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 बताया, फिर जो आगे जाके एक्ट बन गया था 2020 में, फिर मैंने आपको एनआरसी बताया, फिर मैंने आपको पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया बताया। तो इस तरीके से सारी चीजें अपनी सिटीजनशिप की कंप्लीट होती है, और पार्ट 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। कुछ चीजें बची है, उनको बाद में डिटेल में देख लेंगे। तो आपको प्रीलिम्स में ध्यान रखना है कि सिटीजनशिप जो है वर्ड को कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। आपको ध्यान रखना है सिटीजनशिप यूनियन लिस्ट का विषय है। आपको ध्यान रखना है कि मेंस में पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल जो अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसमें जो 6 कम्युनिटी को क्या किया गया, भारत में सिटीजनशिप दी गई है, तो वो कहां तक सही है, कहां तक गलत है, उसके पक्ष में, विपक्ष में, इन फेवर ऑफ और इन आर्गुमेंट वगैरह कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।